Hello friends, welcome to all of you in our channel खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स। दोस्तों आज हम इस वीडियो में मोर देन 20 MCQs लेने वाले हैं। इसके साथ साथ एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी भी आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से MPPSC ने अभी MP सेट एग्ज़ाम में इंटरनल फैक्ट को कवर किया। तो आज हमारा ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी और साथ में एनालिटिकल व्यू भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से इंटरनल फैक्ट को कवर किया जाता है। तो विथ एग्जांपल आज आपको पूरा विश्लेषण इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम इसमें ले लेते हैं MCQs, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहला MCQ आपको दिया गया है, अदत्त मजदूरी किस प्रकार का खाता है। तो अदत्त मजदूरी खाता, जिसको इंग्लिश में हम आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट कहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मजदूरी लिखा हुआ है। तो कुछ स्टूडेंट मजदूरी वेजेस को देखकर क्या करते हैं, इसको नॉमिनल अकाउंट समझ लेते हैं, लेकिन ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है बल्कि ये एक व्यक्तिगत खाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि अदत्त मजदूरी खाता एक पर्सनल अकाउंट है। अगर अकेला मजदूरी खाता आता, वेजेस अकाउंट अगर सिंगल आता, तो हम मान लेते कि वो एक नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन यहाँ आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखा है, अदत्त मजदूरी दिया है, इसलिए ये एक पर्सनल अकाउंट होगा। इसके बाद आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन पर्टिकुलर क्या दिया गया है। ये क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये अभी MP टेट एग्ज़ाम में बिल्कुल इसी तरह पूछा गया है और जो कि हमारे मटेरियल में पहले से ही कवर्ड था। तो इसको हम देख लेते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अधिकतर स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, प्राथमिक गुण जो लेखांकन सूचना को निर्णय लेने में उपयोगी बनाते हैं, द प्राइमरी क्वालिटीज़ दैट मेक्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग आर। तो इसमें ये पूछा गया है कि कौन से प्राथमिक गुण होते हैं जो लेखांकन सूचनाओं को निर्णय लेने में यानी कि डिसीजन मेकिंग करने में उपयोगी बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, विश्वसनीयता और तुलनीयता, जिसको हम इंग्लिश में रियलाइबिलिटी और कंपेरेबिलिटी कहते हैं। ये दोनों ही प्राथमिक गुण हैं जो कि आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में होना चाहिए ताकि हम प्रॉपर तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो इसको आप याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो अभी MP टेट के एग्ज़ाम में बिल्कुल इसी तरह पूछा गया था। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन पर्टिकुलर क्या दिया गया है। तो देखिए आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पूंजी पर ब्याज को सामान्यतः माना जाना चाहिए। तो पूंजी पर ब्याज इंग्लिश में भी हम इसको बता देते हैं, तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन के आंसर और क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो पूंजी पर ब्याज को क्या माना जाना चाहिए, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या माना जाता है। आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है और कहाँ लिखा जाता है। तो ये आपकी पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो ये अगर साझेदार को मिलने वाला पूंजी पर ब्याज कहाँ लिखा जाता है, तो आप इसको समझ लें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये दो जगह रिकॉर्ड होता है, क्योंकि अकाउंट डेबिट और क्रेडिट के बेसिस पर चलता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, ये PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड किया जाता है। और दूसरे बार कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, दूसरे बार ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो अब आप इस क्वेश्चन के आंसर को समझ गए होंगे कि यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस कहाँ लिखा जाता है, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका लाभ का विनियोजन हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट में से ही क्या दिया जाता है, प्रॉफिट में से ही पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड में ऐसी व्यवस्था हो, मतलब साझेदारों के मध्य जो समझौता हुआ है, साझेदारों के मध्य जो अनुबंध है, अगर अनुबंध इसकी अनुमति देता है कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज मिलना चाहिए, तो उस पूंजी पर ब्याज का लेखा पहली बार कहाँ होगा, लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट में होगा, और दूसरे बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कहाँ होगा, क्रेडिट में होगा।
तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि का परिणाम क्या होगा। मतलब पार्टनरशिप में अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और असेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो उससे क्या होगा। तो असेट की वैल्यू इंक्रीज होने से पार्टनर को क्या होता है, प्रॉफिट होता है, क्योंकि असेट की वैल्यू बढ़ती है तो प्रॉफिट होता है और लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो क्या होता है, लॉस होता है। तो याद रखिए यहाँ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहा गया है। मतलब साझेदारी के पुनर्गठन पर जब हम पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं तो संपत्ति के मूल्य में होने वाली वृद्धि से साझेदारों को क्या होता है, लाभ होता है। असेट की वैल्यू इंक्रीज होने से पार्टनर्स को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, साझेदार के प्रवेश पर पुराने तुलन पत्र में दर्शाए गए संचय हस्तांतरित होंगे। तो देखिए यहाँ एडमिशन के बारे में कहा गया है कि ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन रिजर्व विच इज़ गिवन इन बैलेंस शीट विल बी ट्रांसफर्ड टू। ये पूछा गया है यहाँ कि जब नया साझेदार आता है यानी नए साझेदार का प्रवेश होता है तो पुराने चिट्ठे में, यानी तुलन पत्र का मतलब चिट्ठा होता है, पुरानी बैलेंस शीट में जो रिजर्व दिया है उसको कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है और किन लोगों में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में जाता है। इसमें नए साझेदार में इसका हिस्सा नहीं बनता, नए साझेदार इसमें कोई हिस्सा नहीं ले सकता। जैसे मान लो ए और बी पार्टनर पुराने हैं और इन्होंने किसको प्रवेश दिया, सी को प्रवेश दिया। तो ए और बी ने जो संचय बना के रखा है वो ए और बी पुराने पार्टनर में ही बांटा जाएगा। सी को नए साझेदार के प्रवेश पर कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। तो पुराने साझेदारों में ये बांट दिया जाएगा। और किस अनुपात में बांटा जाएगा, तो ओल्ड पार्टनर्स में ये ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा, यानी पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में पुराने संचय को बांट दिया जाता है। तो इस फैक्ट को आप लोग याद रखिए। इसके बाद स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि को कौन वहन करते हैं। अब देखिए ये यहाँ एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। वो इसलिए कंफ्यूजन है कि प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को किस में बांटते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम क्लियर कर देते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो पर्टिकुलर कब बनाया जाता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जनरली दो कंडीशन में बनाया जाता है। ऐसे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट रिकॉन्स्टिट्यूशन पर भी बनाया जाता है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर पर, डेथ ऑफ अ पार्टनर पर भी बनता है और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर पर भी बनता है। 4 कंडीशन में बनता है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम 2 कंडीशन आपको बता रहे हैं और वहीं से आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम पहला पॉइंट यहाँ ले लेते हैं कि एडमिशन पर बनाया जाता है और दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं किस पर बनाया जाता है, ये रिटायरमेंट पर भी बनाया जाता है। तो अगर एडमिशन पर जब बनाया जाएगा तो पुनर्मूल्यांकन की हानि या लाभ को कौन वहन करेंगे, तो पुराने साझेदार ही इसको वहन करेंगे। तो याद रखिए ये पहला फैक्ट हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस को अगर हम एडमिशन की बात करें, नए साझेदार के प्रवेश की बात करें, तो कौन वहन करेंगे, पुराने साझेदार इस लाभ या हानि को वहन करेंगे। और अगर हम बात रिटायरमेंट की कर रहे हैं और रिटायरमेंट के अलावा अगर ये बात डेथ की भी की जा रही है, तो रिटायरमेंट की बात करें या डेथ की बात करें तो फिर ये प्रॉफिट किस में बांटा जाएगा। तो ये प्रॉफिट या लॉस जो रिवैल्यूएशन पर होगा वो ऑल पार्टनर्स में बांटा जाएगा। तो इसको आप याद रखिए। 2 फैक्ट हैं और इन 2 फैक्ट में एग्ज़ाम में फिर क्वेश्चन जैसा आए वैसा आप आंसर कर सकते हैं। अगर पूछा जाए कि एडमिशन पर अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस होगा तो किन में बांटा जाएगा, तो एडमिशन पर प्रॉफिट एंड लॉस होगा। अगर रिवैल्यूएशन पर तो वो बांटा जाएगा पुराने साझेदारों में, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को इस तरह चेंज करके दे दें कि ऑन द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर द प्रॉफिट एंड लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स में किस
रेशियो में बांटा जाएगा और किन लोगों को इसका प्रॉफिट एंड लॉस दिया जाएगा। तो रिटायरमेंट पर या डेथ पर ऑल पार्टनर्स को दिया जाता है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। तो एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ओल्ड पार्टनर्स में बांटा जाएगा, और अगर हम रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये सभी साझेदारों को बांटा जाएगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह क्लियर हो गई है। अब इसके बाद स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नकद लाने पर पुराने साझेदारों द्वारा ये बांटी जाएगी। जब भी एडमिशन होता है तो पार्टनर के एडमिशन पर वो गुडविल लेकर आता है, और वो गुडविल अगर नकद लेकर आता है तो उसको पार्टनर में किस रेशियो में बांटा जाता है। तो याद रखिए उसको त्याग अनुपात में बांटा जाता है। यहाँ भी एक फैक्ट याद रखिए जो आपको हमेशा काम आएगा कि गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। तो यहाँ भी हम दो फैक्ट ले लेते हैं कि एक हो जाता है एडमिशन और एक हो जाता है आपका पर्टिकुलर क्या, रिटायरमेंट। और इसी रिटायरमेंट को आप आबलिक करके क्या लिख सकते हैं, डेथ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ आप समझ लें, अब यहाँ आप एक फैक्ट को समझ लें कि जब एडमिशन होता है तो किस रेशियो में बांटेंगे। तो एडमिशन जब होगा तो सेक्रीफाइस रेशियो में बांटा जाएगा। तो याद रखिए सेक्रीफाइस रेशियो में क्या बांटा जाएगा, आपकी गुडविल को बांटा जाएगा यानी त्याग अनुपात में। और अगर रिटायरमेंट या डेथ होता है तो गुडविल को किस में बांटेंगे, तो वहाँ इसको बांटा जाता है गेनिंग रेशियो में बांटा जाता है। तो आप याद रखिए गुडविल का ट्रीटमेंट दो तरीके से दो अलग अलग सिचुएशन में हो सकता है। अगर ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन हो, नए साझेदार के प्रवेश हो तो त्याग अनुपात में बांटेंगे, और किसी पार्टनर का रिटायरमेंट या डेथ हो तो गेनिंग रेशियो यानी कि प्राप्ति अनुपात में बांटा जाएगा। तो यहाँ भी हमने आपको दो फैक्ट यहाँ कवर कराए। अब स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को देखिए बिना सॉल्व किए हम आपको इतनी आसानी से इस क्वेश्चन के आंसर को निकाल कर बता देंगे कि ये कितना होगा। ध्यान से देखिए, पुराने लोगों के अनुपात ABC के आपको दिए गए हैं 4:3:2। नया पार्टनर D बनाया और D कितना भाग लेता है, 1/10 पार्ट उसको मिलता है। अब पूछा गया है कि न्यू रेशियो विल बी, मतलब नया अनुपात क्या होगा। तो चलिए अब हम नया अनुपात बिना सॉल्व किए निकाल देते हैं। तो देखिए आप यहाँ पुराना रेशियो देखें कितना दिया है, 4/9 हो जाएगा। 4:3:2 ऐड करें तो कितना हो जाता है 4/9, फिर 3/9 और फिर लिख लिया हमने 2/9। और नया पार्टनर जो आया है वो 1/10 आया है। अब देखिए पहले पार्ट कितने थे, 9 थे। एक नया पार्टनर आया, उसको एक हिस्सा मिल रहा है तो कितने होगा 10। तो अब हम क्या कर देते हैं, 9 पार्ट पहले से थे और एक पार्ट ये इसको D को मिल रहा है, तो टोटल कितने होगा 10। तो अब रेशियो क्या बनेगा, 4/10 बनेगा, 3/10, 2/10 बनेगा और 1/10 बनेगा। तो देखिए अब सब इसके सबके डिवाइड में 10 है, इसको अलग कर देते हैं। तो रेशियो कितना हो गया, 4:3:2 और 1 हो गया। और ये आप देख सकते हैं सी ऑप्शन में आपको दिया गया है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को इतने शॉर्ट में करने के लिए आपको एक स्ट्रेटेजी का ध्यान रखना होगा कि पहले टोटल पार्ट कितने थे और अब नए पार्टनर के ऐड होने के बाद टोटल पार्ट कितने हो गए हैं। अगर ये नंबर सिमिलर हैं तभी ये मेथड का यूज़ होगा। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से बिना सॉल्व किए आप कर सकते हैं कि इनका टोटल 9 है, इस यहाँ टोटल कितना दिया है 10, यानी नए पार्टनर को एक हिस्सा मिल रहा है तो नए पार्टनर का एक होगा, और बाकी 9 हिस्से किसके होंगे, पुराने पार्टनर के। और वो 9 हिस्से क्या होंगे, 4:3:2 ये 9 हो गए, और जो चौथा पार्टनर आया उसको एक मिला, तो टोटल कितना हो गया 10। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को ईजीली सॉल्व किया जा सकता है, वो भी बिना किए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गुडविल से रिलेटेड है। तो अभी हम आपको पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, और इसके बाद ये क्वेश्चन आपको ऑडिटिंग से भी बताए जाएंगे और डिफरेंट यूनिट से भी आपको ये पूरे वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। और उसके साथ साथ हम लास्ट में वो एनालिटिकल व्यू बताने वाले हैं जहाँ से इंटरनल फैक्ट को MPPSC कवर कर रहा है। तो प्रेजेंट में जो ट्रेंड चल रहा है उस रिसेंट ट्रेंड को भी कवर करना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, तब जाकर हम एग्ज़ाम के लेवल को समझ पाएंगे और उस डिफ़िकल्टी लेवल को और उस इंटरनल फैक्ट को हमें कैच करना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ देख लेते हैं, Z
को लाभ में 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया जाता है, मतलब Z को एक नया पार्टनर बनाया गया, वह ख्याति के रूप में कितने रुपए लाया, 30,000। यह ख्याति X और Y में किस अनुपात में बांटी जाएगी, यानी X और Y किस अनुपात में लेंगे। जैसा अभी हमने आपको बताया था, ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन द गुडविल विल बी डिवाइडेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाई रेशियो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में ख्याति को बांटा जाता है। अगर नया साझेदार उसको नगद लेकर आ रहा है तो वो आप त्याग अनुपात में बांटेंगे, सेक्रीफाई रेशियो में। अगर इस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता, इसी क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछ लिया जाता कि फर्म की टोटल गुडविल क्या होगी, तो फर्म की टोटल गुडविल को भी आप निकाल सकते हैं। तो फर्म की टोटल गुडविल कैसे निकाली जा सकती, नया पार्टनर D 30,000 रुपये लेकर आया और कितने पार्ट के लिए लाया, 1/4। तो 1/4 का आप रेसिप्रोकल कर दें तो क्या आ जाएगा, 4/1। और 30,000 को 4 से आप इंटू करते हैं तो कितना आ जाता है, 1,20,000। तो इस तरह आप टोटल गुडविल भी निकाल सकते थे अगर क्वेश्चन में पूछा जाता तो। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्ति के मूल्य में कमी को डेबिट किया जाएगा। तो याद रखिए, संपत्ति के मूल्य में कमी को कहाँ डेबिट किया जाता है, नए साझेदार के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है और संपत्ति के मूल्य में कमी को पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट में लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जब भी कोई एडमिशन होता है तो असेट का रिवैल्यूएशन होता है और असेट के रिवैल्यूएशन होने पर जो भी लॉस होता है उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा। चलिए अब स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब ये दिया गया है, जब नया साझेदार ख्याति की रकम के लिए नगद देता है तो फर्म की वहियों में उस रकम को डेबिट किया जाएगा। तो ये पूछा गया है कि नया साझेदार जब कैश में गुडविल लेकर आता है तो क्या एंट्री होगी। तो आप एंट्री करके देख सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो ये पर्टिकुलर एंट्री हो जाएगी आपकी। तो यहाँ ये पूछा गया है कि फर्म की पुस्तकों में उसे डेबिट किया जाता है, मतलब फर्म की बुक्स में किसे डेबिट किया जाता है, तो कैश अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो याद रखिए, यहाँ हिंदी में एंट्री क्या होगी, रोकड़ खाता डेबिट और ख्याति के लिए प्रीमियम खाते से। तो इसलिए रोकड़ खाता डेबिट हुआ है तो आपका कैश अकाउंट में इसको डेबिट किया जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभानी समोजन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो हाँ, बिल्कुल, रिवैल्यूएशन अकाउंट पर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको साझेदारों के पूंजी खातों में ही ट्रांसफ़र किया जाता है। किस अनुपात में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो ये आपसे पूछा गया है। तो किस अनुपात में, क्या पूंजी अनुपात में होता है, नहीं। क्या समान अनुपात में होता है, नहीं। तो किस अनुपात में होता है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लें। अगर ये क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता कि ये बात प्रवेश की हो रही है, प्रवेश मतलब एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर की हो रही है, तो न्यू पार्टनर के एडमिशन पर ये पुराने लाभ हानि अनुपात में बांटा जाएगा। तो याद रखिए, जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने लाभ हानि अनुपात में पुनर्मूल्यांकन खाते के लाभ या हानि को पुराने साझेदारों में बांट दिया जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद आगे देख लेते हैं स्क्रीन पर अगला पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक व्यवसायी द्वारा लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाया जाता है। तो यहाँ देखिए, व्यवसायी की बात की है। अगर यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की बात की होती, यानी मैन्युफैक्चरर की बात की होती, या आपसे कोई इंडस्ट्री की बात की होती तो आंसर अलग होता। यहाँ व्यवसाय की बात की गई है, व्यवसाय का मतलब बिजनेसमैन की बात की गई है, यानी व्यवसाय की बात है। तो जब व्यवसाय की बात होती है तो व्यवसायी कौन सी अकाउंटिंग यूज़ करता है, तो व्यवसायी अपने दैनिक लेन देनों को लिखने के लिए वित्तीय लेखांकन का प्रयोग करता है। इसका राइट आंसर आपका फाइनेंशियल अकाउंटेंसी हो जाएगी। अब कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो कब यूज़ होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग तब यूज़ होती है जब हम कोई चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, जब हम कोई चीज़ को बनाते हैं, उसका निर्माण करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोडक्शन में कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज़ होता है, जबकि व्यापार में किसी वस्तु के विक्रय में, क्रय विक्रय में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज़ होता है। टैक्स अकाउंटिंग
कौन यूज़ करता है? टैक्स अकाउंटिंग गवर्नमेंट यूज़ करती है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू होता है और हमारे लिए एक्सपेंस होता है। तो कर लेखांकन कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो होती है जहां कॉस्ट अकाउंट का काम खत्म होता है और जहां फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम खत्म होता है, वहां से मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम शुरू होता है। तो ये भी आप याद रखें कि कॉस्ट अकाउंट को रिकॉर्ड करने के बाद और फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड करने के बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम शुरू होता है, क्योंकि इसमें पॉलिसी फार्मूलेशन होता है, इसमें डिसीजन मेकिंग होती है। इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम वहाँ से शुरू होता है जहाँ कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंटेंसी का काम खत्म होता है। अब हम स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है रेवेन्यू इज़ जनरली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, मतलब कोई भी आय सामान्यतः कब रिकॉग्नाइज होती है, कब प्रमाणित होती है और कब उसका लेखा किया जाता है। तो यहाँ मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो क्या होगा? डी होगा, कि जब किसी वस्तु का मूल्य हमको एक्चुअली रिसीव्ड हो जाता है। हम अक्रूअल बेसिस पर भी यानी उपार्जन आधार पर भी लेखा करते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में जो है हमको ये पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ना है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर डी हो जाएगा, कि जब भी कोई वस्तु का मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा, कैश हमें रिसीव्ड हो जाएगा, तो हम मान लेंगे कि वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जो है वो डन हो चुका है और रेवेन्यू एक्चुअली क्या हो चुकी है? रिकॉग्नाइज्ड हो चुकी है। मतलब हमारी आय वास्तव में क्या हो चुकी है? प्रमाणित हो चुकी है और आय हमको प्राप्त हो चुकी है। तो आय के प्राप्त होने पर वो प्रमाणित हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन जो है वो जल्दी से हम ऑडिटिंग से देख लेते हैं, जो हमने पहले भी आपसे डिस्कस कर रखे हैं। साझेदारी फर्म का अंकेक्षण क्या होता है? तो एक पार्टनरशिप फर्म के लिए ऑडिटिंग वॉलंटरी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। वैधानिक अंकेक्षण कैसा होता है? वैधानिक अंकेक्षण जिसको स्ट्रेचरी हम ऑडिट कहते हैं। स्ट्रेचरी ऑडिट क्या होता है? कंपलसरी होता है, क्योंकि ये केंद्र सरकार के द्वारा करवाया जाता है और कोर्ट के द्वारा आदेश भी इसके लिए दिया जा सकता है। फिर चालू अंकेक्षण किसके लिए उपयुक्त होता है? तो चालू अंकेक्षण जिसको हम कंटिन्यूस ऑडिट कहते हैं, ये लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने वाली या लार्ज ट्रांजैक्शन करने वाली इंस्टीट्यूट के लिए क्या होता है? बहुत ही सूटेबल होता है। तो बड़ी संस्थाएं जहां लेखांकन का कार्य लगातार चलता रहता है और लगातार जिसमें क्या होता है? अकाउंटिंग होती रहती है काफ़ी बड़े पैमाने पर, उन बड़ी संस्थाओं के लिए चालू अंकेक्षण यानी कि कंटिन्यूस ऑडिट किया जाता है। फिर से वही क्वेश्चन है कि चालू अंकेक्षण बड़े व्यापार के लिए उपयोगी है, मतलब लार्ज स्केल पर जो प्रोडक्शन कर रहे हैं या जो लार्ज स्केल पर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही प्रभावी है और बहुत ही उपयोगी है। अब जहां आंतरिक जांच संतोषजनक नहीं होती, वहां कौन सी अंकेक्षण की पद्धति ठीक रहती है? तो ऑडिटिंग की पद्धति कहाँ ठीक रहती है और कौन सी पद्धति वहाँ ठीक रहती है? जहाँ इंटरनल चेक सिस्टम जो है फेल हो जाता है। तो जहाँ इंटरनल चेक सिस्टम फेल हो जाएगा, वहाँ कौन सी पद्धति अंकेक्षण के लिए अपनाई जाएगी? तो वहाँ चालू अंकेक्षण की पद्धति अपनाई जाएगी, क्योंकि चालू अंकेक्षण वहाँ चलते रहना चाहिए, क्योंकि इंटरनल चेक सिस्टम वहाँ क्या हो गया है? फेल हो गया है। तो 12th क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ